लंघनम स्वेदनम कालो, काल का मतलब समय की प्रतीक्षा करिए। लंघनम स्वेदनम कालो एवागु, फिर एवागु दीजिए। डिफरेंट टाइप की चीज़ें बना बना करके, मतलब वो जो इजीली डाइजेस्टेबल एवागु है, जो आपका चरक सूत्र में अपामार्ग तंडुलीय में है ना, तो 28 एवागुओं का वर्णन है। उसमें से देख लीजिए पेशेंट के किस साइन सिम्टम के हिसाब से कौन सी एवागु सूट करती है, तो दीजिए एवागु दीजिए। लंघनम स्वेदनम कालो एवागु तिक्तको रस, फिर तिक्त रस की औषधियाँ देनी होती है। अब क्या है, आज की डेट में आप रस औषधि चला देते हो, तो रस औषधि चला देते हो तो उतना तो नहीं, लेकिन लंघन कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आयुर्वेद की किसी मेडिसिन में ये नहीं होता कि भैया खाना खा करके ही खाना है। एक ब्यूटी हमारे पास तो एक ये भी अच्छा ही है, तो आप इस बात का ख्याल रखते हुए ट्रीट करेंगे तो हो जाएगा पेशेंट। थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंट को समझाइए कि 102 डिग्री का बुखार है तो 2 दिन में 100 के नीचे आएगा, मतलब 100 के आसपास जाएगा, फिर धीरे धीरे आएगा, तो 3-4 दिन रेस्ट दे। और होता क्या है कि जो लोग ये काम करते हैं ना कि हम दवा खा करके बुखार उतार लेंगे फिर हम ऑफिस जाएंगे, फिर ऐसे ही सारे लोग को आम वात की कंडीशन से या हार्ट की तकलीफ, इस तरह की तकलीफ़ें होती रहती हैं। और जो आज पैसे और समय अपना बचाए होते हैं कि भाई हम इतने दिन ऑफिस चले जाएंगे हमारा पैसा बच जाएगा, वो 8-10 साल बाद वो सूत समेत लौटाते हैं एलोपैथी वालों को, ठीक है। तो एंटीबायोटिक वगैरह के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन वो पता नहीं चलता है, क्योंकि हम हर किसी ने देखो लूज मोशंस हुए हैं। अभी आपने कहा, चलो यहीं से मैं आपको बता देती हूँ आज की डेट में लेडीज़ को प्रॉब्लम क्यों हो रही है ज़्यादा चीज़ों की, खास करके जॉइंट्स पेन वगैरह की। तो जो हमारी मदर लोग की जनरेशन तक भी शायद चीज़ें कम थी, बट हम लोग जो जनरेशन वाले हैं हमसे 10 साल पहले भी जाएंगे, जो पेशेंट्स वगैरह आते होंगे आप लोग के पास में, उस टाइम में क्या हुआ, ये जो है नॉर्फ्लॉक्स टीजेट बहुत चली थी बढ़िया से। खास करके मुझे याद है कि जब हम लोग इंटर में आए थे तो नॉर्फ्लॉक्स टीजेट शायद नई नई आई थी, क्या था मुझे नहीं पता, बट उस वक्त किसी को भी लूज मोशन होता था ना, जैसे आज की डेट में पैरास्टामोल लेकर खरीदते हैं खा लेते हैं, वैसे नॉर्फ्लॉक्स टीजेट लोकर खा लेते थे। तो आम मौत के केस में सीधे सीधे लिखा है, या जॉइंट्स पेन के केस में लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने अभी अपना अतिसार ये सब दवाएं खाकर, यहाँ तक कि दही या इसबगोल की भूसियाँ खाकर भी जिन्होंने रोका हुआ है, उन सबको ये तकलीफ होती है। तो बहुत सारे लोग ने दवाएं खाकर नहीं, बट वो दही खा करके रोका हुआ है, ठीक है, क्योंकि दही अभिसंधि है, उसने रोक दिया है तुरंत तुरंत, तो उस टाइम उनको कवर हो गया। तो ऐसे सारे लोग को जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। रही बात फाइब्रॉयड का, तो फाइब्रॉयड का तो एक तो लेडीज़ में आपको मैं बता दूं कि जो ये जनरेशन है, मतलब जो मेरी इस ग्रुप है और उससे 10 साल पीछे वाले भी आप चले जाओगे, मतलब जिन लोग को मेनोपॉजल हो चुका, भी हम लोग को मान लो होने वाली एज होगी और लोग को हो रही होगी, तो उन सब के साथ क्या है, फाइब्रॉयड की एक सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि लेडीज़ भी क्या हुई, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हुई, तो उन्होंने घर बाहर दोनों देखना शुरू किया, या इस तरह की परेशानियाँ ज़्यादा रहीं। और एक जो ये एलोपैथी का हवा फैला दिया गया मेनोपॉज, कि आज से 50 साल पहले मेनोपॉज नहीं होता था, आज से पहले लेडीज़ को सब तकलीफ़ें नहीं होती थी, सारी चीज़ें थी, बट स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रेस फैक्टर की वजह से फाइब्रॉयड का हेतु बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब पहले भी निकल कर आता था, आज से 20 साल पहले भी, लेकिन इतना रेशियो नहीं था। तो एक तो ये है, दूसरी बात है कि मतलब जो नेचुरल अर्जेस होता है उनका प्रेशर को रोकना, ये बहुत सारी कॉजेज़ हैं। और उनका खान पान देखेंगे, फाइब्रॉयड के पेशेंट्स को अधिकतर जितने मैंने देखे हैं या जितनों को मैंने सुना है, उतने में है कि सबको पहले हैवी ब्लीडिंग होती है। हैवी ब्लीडिंग का मतलब आप एक तरीके से समझिए कि फाइब्रॉयड के पेशेंट के जो हैवी ब्लीडिंग हो रही है, रक्तपित्त है, ठीक है। तो अधोग रक्तपित्त है, तो अधोग रक्तपित्त में क्या कराओगे, वमन कराओ, है कि नहीं। प्रतिमार्गम हरणेन वाला जो कंसेप्ट है रक्त पित्त का, तो इस तरह की जब आप चिकित्सा करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। पित्त शामक चिकित्सा करना है, वमन कराना है, अगर वमन नहीं पॉसिबल है तो लघु वमन करा दीजिए। और पेशेंट की डिटेल केस टेकिंग करिए, एलोपैथी के हिसाब से मत ट्रीटमेंट करिए कि इसको फाइब्रॉयड है, इसको ये है। अभी आज भी मुझे किसी ने भेजा था, देखो याद आ गया, मैं थोड़ा बिजी थी, नहीं जवाब दे पाई, अब दूंगी। अब मैडम ने मेरे को लिख कर रखा है, स्कारलेट फीवर हुआ है, जीभ मतलब खुरदुरी हुई है, कंटक जैसी फंसी हुई है। अब मैं उनको प्रॉपरली कॉल करूँगी, प्रॉपरली कॉल करके तब मैं बताऊँगी कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से क्या किया जाए, ठीक है। तो अपना आप लोग भी एक माइंडसेट डेवलप करिए। और मंडे को हो सकता है मैं आप लोग को केस टेकिंग वाला ही बताऊँ कि केस टेकिंग करने में आप लोग पेशेंट से अपने क्या क्या पूछा करिए, ठीक है। तो चलिए, आज मैं आप लोग को कामला करती हूँ। कामला भी बड़ा खतरनाक है, और सबसे बड़ी बात है कि कामला के काफ़ी पेशेंट आते हैं और फंसते बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी बात है, इस तरह के जो केसेस होते हैं वो फंसते काफ़ी हैं।
तो कामला की बात करें, अभी हमने पांडु की बात करी थी, पांडु के जस्ट बाद कामला आता है। या आपके आयुर्वेदिक संहिताओं में कामला कहीं से अलग से वर्णन नहीं है, पांडु के साथ ही कामला का वर्णन है, क्योंकि दोनों में ही त्वचागत विकृति आती है। तो ये जो सिमिलैरिटी होती है, सिमिलैरिटी की वजह से पांडु कामला एक है, पहली बात है। दूसरी बात है मतलब एक जगह वर्णन, दूसरी बात है कि दोनों ही पित्त प्रधान व्याधियाँ हैं। या बोला जाता है कि पांडु का मरीज और पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करता रहता है, तो उसकी वजह से उसको कामला हो जाता है। तो रक्त दुष्टि हुई रहती है, उसमें और ज़्यादा रक्त दुष्टि हो जाती है, तो इस वजह से है। तो सुश्रुत संहिता में कामला को पांडु के अतिरिक्त अन्य रोगों का भी उपद्रव माना है। चरक और अग्नि ने तो बोला कि पांडु का उपद्रव है, लेकिन सुश्रुत जी हमारे इकलौते थे, उन्होंने बोला कि और चीज़ों के रिजल्ट में भी हो सकता है। ठीक है। मधुकोशकार हमारे जो हैं माधव निदान जी, उन्होंने क्या कहा है, स्वतंत्रता कामला मतलब स्वतंत्र कामला भी होती है। और उसके बाद कामला रोग को दो प्रकार का बनाया है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, शाखाश्रित कामला और कोष्ठाश्रित कामला। कोष्ठाश्रित कामला तो प्योर वाली तो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि प्योर कोष्ठाश्रित का मतलब क्या होता है कि सारे दोष सिर्फ कोष्ठ में रहेंगे, तो जो आपका शाखाओं में दिखाई देता है दोष वगैरह, उस तरह के दोष वगैरह दिखाई ही नहीं देंगे। तो जब दोष दिखाई ही नहीं देंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो इस बात को ख्याल रखिए कि दोष ही नहीं दिखाई देंगे तो फिर आप क्या करोगे। ठीक। 1 मिनट रिशु। अरे मामी मुझे तो बूंदी है क्या? तो कोष्ठाश्रित कामला जो एग्जैक्ट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि शाखाश्रित कामला का मतलब होता है कि जो त्वचा और रक्त वगैरह में दिखेगा, खास करके आपको पता है कि स्किन का कलर चेंज सा दिखेगा, आईज में कलर दिखेगा। जब ये सब कुछ दिखेगा नहीं तो वो कामला का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, या कामला अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो जो कोष्ठाश्रित वाली भी होती है उसको कोष्ठ शाखाश्रित बोलते हैं और एक शाखाश्रित कामला बोलते हैं एक्चुअल में समझेंगे तो इन सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद होता है रस रक्तादि धातु सारी को करता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मांस तक जाता है, तो इट मीन्स कि हम कामला में भी रसपाचक रक्तपाचक मांसपाचक वगैरह चला देंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएगा। हम आपको हमेशा इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि उसमें देखो दोष क्या है। जब हम पढ़ते थे तो हम रट्टा मारते थे कि ये धातु है, लेकिन हम नहीं समझ पाते थे कि हमें ट्रीटमेंट करना है तो हम कहाँ तक जाएंगे। तो ट्रीटमेंट करने में अगर वहाँ तक जाएंगे, और आपके छोटे मोटे क्वेश्चन पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से आएंगे तो तिलपिष्ट निभम, तो क्ले कलर का या मतलब मटमैला कलर का जो स्टूल आता है, हालांकि इस तरह का पेशेंट अभी मेरा था तो उसके केस में 1 ही 2 बार आया था, जिसका SGOT SGPT 2000 के आसपास रेस था, और बिलिरुबिन भी काफ़ी बढ़िया सा था, 6 से ऊपर था बच्चे का। तो अभी उस बच्चे को फिर से प्रॉब्लम होना शुरू हुई, मतलब उसको प्रॉब्लम ये हो रही है कि चक्कर आते हैं, सर दर्द वगैरह होता है। तो अभी अपने गाँव गया है, अभी आएगा तो मैं उसको देख करके उसका PA करूँगी मेनली, इस बार मैंने सोच कर रखा है। और PA की फाइंडिंग जो भी होगी और साथ में परकशन करूँगी एब्डोमेन का, और परकशन की फाइंडिंग फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। तो जॉन्डिस में एलोपैथी के हिसाब से 2 तरह का जॉन्डिस होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। तो जो आपका नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है वो कोष्ठ शाखाश्रित होता है, ये बात को याद रखना है। शुद्ध पैथिक रोग है, पित्तहर चिकित्सा पक्का सी बात करेंगे। लेकिन क्या होता है, शुरुआत में जब तक कलर वलर नहीं दिखता है तो हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि उसको कटु तीक्ष्ण लवण अम्ल पदार्थों का सेवन कराइए, और उससे कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद फिर शाखा से कोष्ठ में ला करके फिर उसको निकालेंगे, तो बोलते हैं कामलितु विरेचने। तो कामला में विरेचन चिकित्सा की जाती है। और चूंकि पित्त है तो पित्त के लिए आपको पता है तृप्त और मृदु तिक्त देते हैं, वैसे तो मधुर तिक्त कषाय द्रव्य भी दे सकते हैं। मिली तिक्त द्रव्य इसलिए दिया जाता है कि तिक्त द्रव्य जो होता है आकाश भूयिष्ठ भी होता है, तो आकाश भूयिष्ठ होने से सूक्ष्म स्रोतोगामी हो जाता है, इसलिए तिक्त द्रव्य बहुत अच्छे होते हैं ट्रीटमेंट करने के पार्ट से। तो पित्त के ट्रीटमेंट के लिए पित्तहर चिकित्सा में तिक्त द्रव्यों का यूज कराया जाता है। और चूंकि दोषों को बाहर निकालना है तो इसमें हमेशा पित्त के लिए विरेचन चिकित्सा की जाती है। तो कामलितु विरेचने से आती है, याद रख लीजिएगा। फिर उसके अलावा चरक संहिता में बोला गया है कि कैसे आता है दोष को क्या करते हैं। तो वृद्धिया विसंदनात् पाकात् स्रोतो मुख विशोधनात् वायु निग्रहात्, मतलब उनकी वृद्धि कराओगे, विसंदन कराएंगे, उनका पाचन कराएंगे, स्रोतों का मुख को खोलेंगे और वायु का निग्रहण करेंगे। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को लाएंगे और ला करके फिर निकालेंगे। तो ये सारा कंसेप्ट है। फिर उसके अलावा चरक चिकित्सा में आपका 16th चैप्टर है, सुश्रुत में उत्तर तंत्र में 44th चैप्टर है। इस तरह के रेफरेंस कभी कभी आते हैं। माधव निदान में 8वें चैप्टर में पांडु आदि रोग निदान ध्यान है। तो पांडु रोगी जो रहेगा, जो इन्होंने संप्राप्ति दे रखी, उन्होंने दे देखा पांडु रोगी है और पित्तवर्धक आहार विहार का अत्यधिक पित्त पदार्थों का सेवन करेगा तो उससे पित्त और कुपित हो जाएगा। पित्त और कुपित होकर रक्त और मांस को भी दूषण करेगा। और कलर आपको कहाँ दिख रहा है? स्किन पर दिख रहा है। तो सोचो रक्त और मांस
और आपका रस, तीनों धातु दूषित होती है तो ये कामला के। तो दोष इसमें पित्त है, मेनली पित्त शामक ही करेंगे। दुष्ट में रक्त और मांस है तो रक्त पाचक और मांस पाचक चलाइए। रक्त मांस पाचक में भी आपकी कुटकी पड़ी हुई है। जो सतत ज्वर का काढ़ा है वो रक्त पाचक हो गया। संतत सतत अन्य दुष्क, तो अन्य दुष्क वाला जो काढ़ा दे रखा है वो आप मांसपाचक में। दूसरी बात है कि जब भी पेशेंट को करिए तो जैसे चरक ने कहा काढ़ा, तो काढ़े का वाकई एक अलग असर आता है। पेशेंट अगर छोटा बच्चा नहीं है तो कोशिश करिए पेशेंट को आप काढ़ा पिलाइए, वरना हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को टैबलेट फॉर्म में दे देते हैं। टैबलेट फॉर्म में मैंने सच में देखा पाचक के उतने अच्छे असर नहीं आते हैं। जब चरक जी ने बोल दिया कि कषाय फॉर्मेट में, तब कषाय फॉर्मेट में देने की कोशिश करिए, पेशेंट को कन्विंस करिए। कुछ नहीं करता तो भाई होता ही है, भाई पेशेंट से पैसे भी तो लेने हैं, तो उस केस में हम फिर टैबलेट फॉर्म में देते हैं। और आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां टैबलेट फॉर्म में भी बनाती है, क्योंकि रसपाचक का खास करके स्वाद वाकई बहुत कड़वा होता है। मतलब सुबह आप लिए रहते हो तो शाम तक पता चलता है। ठीक है। अधिष्ठान में कोष्ठ है, महाश्रोता और यकृत दोनों इन्वॉल्वमेंट होता है। तो पक्का सी बात है, यहीं से आप समझ लो कि यकृत की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। तो जॉन्डिस के पेशेंट का पता ही, कामला के मरीज को थोड़ा सा रेस्ट कराते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्क नहीं कराते, एक्सर्शन नहीं कराएंगे, बहुत ज़्यादा धूप वगैरह, आतप सेवन वगैरह ये सब सारी चीज़ें मना रहेगी। थोड़ा सा उसको रेस्ट कराएंगे। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि दिवाशयन करेगा, लेकिन रेस्ट करेगा, बहुत एक्सर्शन भी नहीं लेगा। क्या होता है कि पेशेंट जब तक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में नहीं आ जाता, पेशेंट घूमते फिरते टहलते रहते हैं, इसलिए तकलीफ ज़्यादा होती है। शाखाओं में रक्तादि धातु और त्वचा दोनों चीज़ें हैं। स्रोतसों में रक्त व रस व अन्न व पुरुष व स्रोतस है। अब रक्त व स्रोतस तो रक्तपाचक आपने चला दिया, रस व स्रोतस के लिए तो रसपाचक चला दिया। अन्न व और पुरुष व के लिए आपको देखना पड़ेगा। अन्न व के केस में हो सकता है दीपन पाचन चिकित्सा देना पड़े। अगर उसको कब्ज की तकलीफ है तो कब्ज भी दूर करना पड़ेगा। किस पेशेंट को क्या तकलीफ है वो सोचना पड़ेगा। कामला के कई सारे पेशेंट्स के साथ में कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है। अगर लूज मोशन है तो वो भी देखना पड़ेगा किस तरह का लूज मोशन है। ठीक है। फिर स्रोतोदुष्टि में अति प्रवृत्ति हो रही है, संग है, विमार्ग गमन है, तभी तो स्किन का कलर अलग सा नजर आया है। नेत्र, त्वक, मुख, नख का हरित द्रवण आया है, तो येलो कलरेशन ऑफ द स्किन से आपने देख लिया है। कई बार घर वाले बड़े आराम से नहीं देख पाते हैं, तो पेशेंट आता है तो ध्यान से देखिए। मेरे पास जब मरीज आया था तो मैंने देखते ही इसको बोला था कि कामला हुआ है, और फिर बाद में हुआ कि नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है घर वालों को नहीं पता चलता है, तो स्क्लेरा वो कई बार तो ऐसे भी हो जाएंगे ना, कह देंगे जिसकी आइज़ का कलर ऐसा है। जब कभी इस तरह को कोई बोल दे तो एटलीस्ट LFT जरूर करा लेना चाहिए। ठीक है। तो रक्तपीत वर्ण मलमूत्र होता है। नॉर्मली यूरिन का कलर भी हल्का सा लाइट येलोइश होता है, बट उसमें डार्क येलो होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। भेक वर्ण होता है, येलोनेस ऑफ द बॉडी एक अलग टाइप का होगा, लेकिन ये भेक वर्ण काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में मिलता है, शुरुआत वाले में नहीं मिलता है, जो पुराने रोगी रहेंगे और जिनका ज़्यादा बढ़ा हुआ काल रहेगा। हतेंद्रीय काल वर्ण मैंने बताया था, इंद्रियां किसी काम को मतलब ग्रैस्प ही नहीं कर पा रही, चीज़ों का एकदम बिल्कुल लेथर्जिक कंडीशन में, बहुत ही वीकनेस वाली कंडीशन में पेशेंट पड़ा हुआ है। टोटल जिसको कहते नहीं है कि काया माया जैसे सांस छोड़ देती है, हतेंद्रीय वर्ण तो वहाँ पर आना चाहिए। इंद्रियों का हत हो चुका है, इंद्रियां कुछ भी समझने सोचने की शक्ति में नहीं है। दाह है, विपाक है, दौर्बल्य, सदन, अरुचि, कर्षण, तो इसमें से मेजॉरिटी साइन सिम्टम आपको पांडु के मरीज में भी मिलते हैं, बट पांडु से यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। भेद प्रभेद में शाखाश्रित कामला, कोष्ठाश्रित कामला और उभयाश्रित होता है दोनों जगह में। और एक दूसरा भेद किया गया स्वतंत्र कामला और परतंत्र कामला। स्वतंत्र कामला मतलब कि बगैर पांडे को हुआ, और परतंत्र कामला मतलब पांडु होने के बाद में हुआ। कि एनीमिया का पेशेंट है तब पर भी वो चले जाया जा रहा है, बढ़िया से जंक फूड खाया जा रहा है, कटु अम्ल लवण उस तीक्ष्ण पदार्थ खा रहे हैं। और कई बार आपको जॉन्डिस के पेशेंट्स वैसे भी मिलेंगे जो अल्कोहल की वजह से भी सिरोसिस ऑफ लिवर वाले कंडीशंस होते हैं, वो सब भी होते हैं। एक ड्रॉक्सिक जॉन्डिस भी मिलता है, मतलब हीमोलिटिक जॉन्डिस होता है इटसेल्फ, उसमें ब्लड के अंदर चेंजेज आ जाते हैं और अपने आप RBC टूटना शुरू करती है, तो वहाँ पर भी एक रक्त विघटनजन्य पांडु आता है। तो कभी कभार इस तरह के भी केसेस आपके साथ में मतलब पेशेंट इस तरह के आएंगे। स्वतंत्र में मूलतः क्या होगा, यकृत विकार होगा, लीवर सही से काम नहीं कर रहा होगा। तो पूछेंगे जॉन्डिस के पेशेंट को ना, तो जॉन्डिस का भी पेशेंट बोलता है कि मुझे काफ़ी दिनों से भूख नहीं लगती है, पेट नहीं साफ होता है, या बहुत थकान सी लगती है और हल्का हल्का बुखार बना रहता है। तो ऐसे सारे केसेस लगभग आपके ट्यूबरक्लोसिस के भी पेशेंट को मिलते हैं। बट ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में हमेशा शाम को फीवर बढ़ता है, इस बात को याद रखिए। एलोपैथी का यही कंसेप्ट है। आयुर्वेद का मुझे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का सही नहीं याद है, क्योंकि हमने अधिकतर आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो हम लोग पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं। तो हालांकि मैंने डॉट सेंटर पर भी काफ़ी टाइम काम किया है, तो तब उतनी डिटेल केस टेकिंग मैं नहीं करती थी, अदरवाइज़ मैं आपको बता पाती। तो लगभग आपको यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी, बट ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट का कलर वलर डल नहीं पड़ा होता, मतलब येलोइशनेस नहीं रहता है। ये चीज़ का ख्याल रखना होता है। ठीक है।
और साथ में इसमें एक्यूट हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस भी होती है और कोलेस्टेसिस वगैरह भी होता है कि पित्त वहीं रुक जाता है, तो ये शाखाश्रित कामला का लक्षण है। तो शाखाश्रित कामला में श्रोतावरोध होता है। एक परतंत्र होता है, परतंत्र को ही रुद्धपथ कामला या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस समझना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कैंसर या अश्मरी इस तरह की कोई हेतु हो जाएगा। मान लो जीबी के अंदर ही कोई मान लो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह का बाइल ऑयल बहुत ज़्यादा फंस गया है, तो उस तरह के केसेस में भी हो सकता है, क्योंकि फिर वो रिवर्स फ्लो करना करेगा सिस्टम। तो हालांकि वैसे केसेस कम आते हैं, बट इसी वजह से जब भी कभी इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो उनका ना ब्लड टेस्ट कराओ, एक यूएसजी जरूर करा लेना चाहिए। जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट का केस आया है, डॉक्टर साहब ने उनको कुछ और डायग्नोस किया मतलब यूएसजी के बेसिस पर, बट पता नहीं क्यों मुझे वो लग रहा है कि लीवर के साथ में सिरोसिस वगैरह वाला बढ़िया प्रॉब्लम है उनके साथ में। हालांकि उनका पेट निकला हुआ सारी चीज़ें हैं, तो उसमें फैटी ग्रेड लीवर 2 आया है, गैस्ट्राइटिस आया है, जीबी के अंदर डिस्टेंडेड आया है, बहुत सारी चीज़ें ये उनके यूएसजी में आया है। लेकिन पेशेंट सामने देखते या पल्पेट करते मतलब पीए करने से ज़्यादा अच्छे से पता चल जाता है। तो कभी भी कोई उधर रोगी रहता है या नॉर्मल भी रोगी रहता है ना, तो एक बार पीए कर लिया करो, देख लिया करो आप लोग कि लीवर के आसपास वाली कैसी फाइंडिंग है। जो परकसन करोगे तो उसमें किस तरह की साउंड आ रही है, वो रेजोनेटिंग साउंड है कि बहुत डल साउंड है। तो साउंड के बेसिस पर भी आप बहुत ज़्यादा आइडिया लगा सकते हो। जैसे पांच भौतिक में हम लोग करते हैं, अगर रेजोनेटिक साउंड है तो वहाँ पर आकाश तत्व बढ़ा होता है, अगर बहुत डल साउंड है इट मीन्स कि पृथ्वी तत्व बढ़ा है। तो पृथ्वी तत्व बढ़ा रहेगा तो हम आकाश और वायु वाले द्रव्यों से चिकित्सा करेंगे, आकाश वायु बढ़ा रहेगा तो हम पृथ्वी और जल तत्व प्रधान द्रव्यों से चिकित्सा करेंगे। मतलब बीमारी वही है, बट उस बीमारी में रुक्षता मतलब कि वो बढ़ी है, क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अम्लधर्मिता बढ़ी है, क्षारधर्मिता। क्षारधर्मिता मतलब वहाँ पर कंसेप्ट ये है कि बहुत तेज़ रोशनी जो होती है, बहुत तेज़ आँच जो होती है उसको बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं बिजली चमकती है, तो उस तरीके जैसे समझ लो पाचन वर्क होता है। और हल्का सा जो दिए की रोशनी को बोलते हैं दीपन वाले को अम्लधर्मी बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है परकशन या पीए करने से आपको बहुत सारी फाइंडिंग पता चलती है, तो वैसे भी ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अभी एक मेरा मरीज है, उसको किसी ने बहुत साल पहले भी बोला था, जब मैंने किया तो मैंने कहा तुम्हारी यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम है, तो उसने बोला कि मुझे बहुत साल पहले किसी वैद्य ने भी बोला था कि आगे जाकर आपको ब्लैडर का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। हालांकि जब मैंने यूएसजी कराई है तो यूएसजी में फाइंडिंग नहीं आई है। तो वहीं से मैं आपको एक बात और बता दूं, यूएसजी में फाइंडिंग कई बार बहुत लेटर स्टेजेस में आती हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड करने वाले 5 मिनट के अंदर खाना पूर्ति करते हैं, अनटिल अनलेस पेशेंट उनको बहुत ज़्यादा बोले नहीं, बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं। तो इस बात को याद रखिए। साध्यता असाध्यता में असाध्यता कब होगी? जब मलमूत्र कृष्ण व पीत वर्ण के होने लगते हैं, शोथ भी होने लगा है, नेत्र मुख वमन मल तथा मूत्र रक्त वर्ण के हो चुके हैं, मूर्छा दारुचि प्यास अनाथ अंधरा मोह है, प्री कोमा वाली कंडीशन, नष्ट अग्नि बिल्कुल अग्नि मंद हो चुकी है, नष्ट संज्ञा कोमा में जा चुका है, पक्का सी बात है असाध्य कंडीशन होती है। उसी तरीके से जीर्ण कामला जो है, आचार्यों ने कुंभ कामला, हलीमक, लागरक, अलसक तथा पान के नाम से भी कई प्रकार के कामला का या जीर्ण कामला का उल्लेख किया। तो ये आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से है, वैसे हो सकता है फुल क्वेश्चंस में इस तरह की चीज़ें नहीं आए, ठीक है। फिर कुंभ कामला का ही जो कुंभ कामला है, कामला का ही अवान्तर भेद है। कुंभ मतलब बड़ा हो गया, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो आपका लीवर है खर हो जाता है, फाइब्रोसिस टाइप की कंडीशन बन जाती है, कष्ट साध्य हो जाता है, और इसमें अत्यधिक शोथ होता है। शोथ क्यों हो जाएगा? आप कुंभ कामला के दिमाग से याद रखिए, कुंभ मतलब होता है घड़ा, तो घड़े जैसा पेट कब होगा? जब अत्यधिक शोथ होगा। तो क्रोनिक जॉन्डिस विथ ओडिमा वाली कंडीशन होती है, इसमें वमन, अर्चिर, लाश, ज्वर, श्रम, क्लम, श्वास का अतिसार, ये सब सारी चीज़ें होगा। उसके अलावा एक आपका जो पानकी वाला है ना, पानकी वाले में अतिसार होता है। तो थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएशन आप ऐसे याद रखना कि कुंभ कामला मतलब कुंभ मतलब घड़ा, तो घड़ा मतलब पेट फूला रहेगा, तो इसमें शोथ हो जाएगा और अत्यधिक शोथ होगा। सिंपल शोथ से तो पेट नहीं फूला रहेगा, तो अत्यधिक शोथ वाली कंडीशन में ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद में क्या है, खरीबूता से इन्होंने सिरोसिस ऑफ लीवर वाला केस लिया। तो सिरोसिस ऑफ लीवर के केस का मतलब पता ही है आपको, उसमें लीवर श्रिंक होना शुरू होता है। तो हिपैटिक फेल्योर और हिपैटिक कोमा वाली कंडीशन होती है, तो वाकई बहुत ख़राब होती है। और शोथ और जलोदर में अधिकतर, हालांकि मैंने जितने पेशेंट्स देखे हैं सिरोसिस ऑफ लीवर वाले पेशेंट्स कई बार जलोदर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर हलीमक के लिए वर्ड यूज़ किया है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विद फीवर। तो एक जॉन्डिस ऐसा होगा जिसमें अच्छा खासा फीवर जरूर प्रेजेंट रहेगा, तो
उसको इन्होंने हलीमक वर्ड नाम दिया है। आचार्य सुश्रुत ने उसी को लागू और अलसक नाम दे रखा है। तो यहाँ से याद रखना भैया, उधर दंड डाल सकता है, ये अलसक है ना। विसूचिका में के केस में आपने जब पढ़ा था ना तिसार में कि विलंबिका होता है, विसूचिका होती है, तो वहाँ पर भी इस तरह के अलसक उलसक वर्ड नाम याद आए हैं। दंडालसक भी वहाँ पर आया है कि दंड के समान आपका हो जाता है टेढ़ा। तो इस तरह के ये सब याद रखना है, पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और वाघ भट्ट ने इसी को लोडर नाम दिया है, तो ये भी आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन है। तो इसमें क्या क्या लक्षण होंगे? पांडु रोगी होगा, वात और पित्त की प्रधानता होगी, हरित पीत वर्ण हो सकता है स्किन का कलर, बल उत्साह का क्षय पक्का ही रहेगा, तंद्रा दिन भर लेथर्जिक सा पड़ा रहेगा, नींद आती रहेगी, मंदाग्नि होगी, भूख लगी ही नहीं रहेगी, हल्का हल्का ज्वर पना है, किसी में लेडीज़ वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, अंग मर्द होगा, दाह तृष्णा रुचि भ्रम इस तरह के लक्षण आएंगे तो समझ लो है। और एक है पानकी का मतलब होता है जॉन्डिस विथ डायरिया। तो आप आज की डेट में तो जॉन्डिस को मेजॉरिटी कैसे वो करते हो? एक तो स्किन के कलरेशन से करते हैं और आप अपनी LFT टेस्ट वगैरह के बेसिस पर करते हैं और सारी चीज़ें पूछते हैं। तो ये हिपेटोरिनल फेल्योर वगैरह के केस में इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। पक्का सी बात है, ऐसे पेशेंट ICU में ज़्यादा मिलते हैं। तो संताप होगा, इसको भिन्न वर्च मतलब डायरिया पड़ा हुआ, बैरंतस पीतता, पांडुता नेत्रता होगी, जो नेत्र हैं सारे पांडु होंगे, तो नॉर्मल कामला में तो वैसे ही रहते हैं। उसके अलावा बहुपित्त अम्लपित्त कामला है, तो उसमें क्या है कि आप ये सोचो कि कामला में तो हमेशा पित्त बढ़ा ही होता है, तो एक में बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा और एक में ठीक ठाक सा बढ़ा होगा। तो ये जो होता है हेपेटोसेलुलर डैमेज वगैरह होते हैं, GOT या GPT, ये सब बहुत सारी चीज़ों को आप प्रॉपर आइडिया लेकर के चिकित्सा करते हो। तो इसको आप अगर अपने मॉडर्न से पढ़ लोगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा देन आयुर्वेद के, क्योंकि आयुर्वेद को क्या है उसी में घुमा फिरा दिया है इन्होंने। तो इसलिए इस पार्ट को आप अपना एलोपैथ से प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ब्रेक डाउन आप उसमें RBC बहुत ज़्यादा होती, कई सारे ऐसे केसेस भी होते हैं, तो ब्रेक डाउन ऑफ RBC बहुत ज़्यादा होती, तो वहाँ पर जो है वो आपका बहुपित्त कामला में आता है। ठीक है, तो बहुपित्त कामला में जो होता है पांडी रोग में परतंत्र रूप से होता है बहुपित्त कामला। अम्लपित्त जो होता है, अम्लपित्त वाला कामला स्वतंत्र कामला हो गया। प्रमुख निदान में बहुपित्त कामला में पित्तल आहार विहार हो जाएगा, और उसमें अम्लपित्त कामला में श्रोतो अवरोध में हेतु होता है। तो ये कभी DD के लिए क्वेश्चन आ सकता है। शरीर में प्रवृत्त पित्त बहुपित्त कामला में होगा, अम्लपित्त में नहीं होता है। और RBC का ब्रेकडाउन होगा, गट में उसकी बहुत ज़्यादा वृद्धि भी हो जाएगी। तो कई बार देखते नहीं कि हम लोग कराते हैं कि देखते हैं RBC का लाइफ स्पेन क्या है, इस तरह के भी कुछ कुछ टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं। और उसके बाद मल में प्रचुर मल रंजक पित्त की उपस्थिति होगी, और यहाँ पर तिल पिष्टवत मल निकलेगा अम्लपित्त कामला में। ठीक है, तो कई बार आप देख रहे हो कि लीवर के फंक्शन बहुत ज़्यादा डीअरेंज हैं, लेकिन आप साथ में अगर देखोगे ना स्टूल का कलर पेशेंट का, तो एक केस में स्टूल का के नॉर्मल होगा, एक में नहीं नॉर्मल होगा। तो वहाँ से भी आप बहुत ज़्यादा समझ सकते हो, पेशेंट से पूछ सकते हो। बड़ा है खास करके, बच्चा है तो मुश्किल होता है। जैसे मेरा पेशेंट था तो मुझे उनके दादाजी से सारी बातें पूछनी पड़ती थी। ठीक है, फिर उसके बाद में पित्तहर चिकित्सा दोनों में ही करना होता है, लेकिन जो आपका अम्लपित्त कामला होता है उसमें स्रोतोवरोध को दूर करना होता है, कफर चिकित्सा करनी होती है, उसमें पित्तहर कम करते हैं। हालांकि पित्तवर्धक चिकित्सा इन्होंने बोला है, बट इस तरह के पेशेंट को आप देखिए और देख करके ट्रीट करिए कि क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। तो उसको हिमोलिटिक जॉन्डिस बोलते हैं, जिसमें RBC का बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा। अम्लपित्त कामला में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, पेटोसेलुलर एज वेल एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें मेनली वही होता है कि लीवर को फोर्स करने के लिए या लीवर को ताकत बनाने के लिए, तो स्ट्रेंथन करने के लिए लघु सुपाच्य आहार वगैरह देंगे, उस तरह की चीज़ें करेंगे, और जो लीवर पर काम करे उस तरह की दवाएं देंगे। ठीक है, एग्जैक्ट पित्त शामक भी नहीं करेंगे। और मतलब इसमें जो है वैसे तो रहती हैं, कोई भी तिक्त औषधियाँ चलाएंगे तो दोनों में ही बढ़िया से काम करेगी। ठीक है, और मैंने जो चलाया है पेशेंट्स को, मैंने क्या किया, जो मेरा पेशेंट था मैंने उसको शुरुआत में तो एरंड दिया था, जो मेरे अपने उसमें यूट्यूब चैनल में भी डाला है कि एरंत्र पत्र का स्वरस दिया था। थर्सडे एंड संडे को 2 ही दिन देना होता है, सिंगल डोज से काम चल जाता है, बट मैंने अपने पेशेंट के केस में 15 दिन पर रिपीट किया था। साथ में मैंने अपने पेशेंट को रस और रक्तपाचक दिया था, और जब फीवर था तब मैंने उसको त्रिभुवन कीर्ति वगैरह दिया था। बाद में फीवर सबसाइड होने के बाद रसपाचक रक्तपाचक चला था। खाने पीने का मैंने टोटल परहेज कराया था, और फ्रूट्स वगैरह पर रखा था, खिचड़ी दलिया इस सब चीज़ों पर ज़्यादा रखा था। 15 महीने भर बाद 15 दिन या महीने भर बाद मैंने उसको रोटी पर 1 टाइम खिलाया था, और बाद में सारी चीज़ें उसने उल्टा पुल्टा मुझे लगता है फिर से करना शुरू किया है। तो अभी मुझे उसको फिर से पित्त शामक चिकित्सा देने की ज़रूरत है। और वैसे भी आप सोचो उसको फीवर हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, उन्होंने कहा चक्कर आ रहा है, तो एक बार बच्चा सामने बैठेगा तो रियल सिचुएशन पता चलेगी, पल्पेशन करने से, साथ में देखने से, उससे पूछने से कि बच्चा क्या बताता है कि चक्कर आने का मतलब क्या है।
क्या उसको दुनिया घूमती नज़र आती है या खुद घूमता नज़र आता है, 2 तरह के चक्कर आते हैं। तो उसमें दोनों में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अदरवाइज़ हमारे अष्टांग हृदय में ब्रह्मारी गण है जिसमें धमासा है, दुर्वा है, तो ये सब मेडिसिन भी दी जा सकती है। और ये सब आपको सब पता होना चाहिए कि सब पित्त शामक है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। विरेचन इसमें बढ़िया कराया जाता है। कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण द्रव्यों का जो ये है वृद्धि करते हैं, तो पक्का सी बात है इन सारी चीज़ों को रोकेंगे, ठीक है। लेकिन शुरुआत में क्या करते हैं, सब खिला पिला करके बढ़िया बढ़ा करके तब वो करते हैं। बट नॉर्मल में जो हम लोग ट्रीटमेंट में करते हैं, हम लोग ऐसे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। शुरुआत से ही पेशेंट को उस तरह की फालतू चीज़ें खाना पीना मना कर देते हैं। और अगर बद्धकोष्ठता रहती है तो पक्का सी बात है कोई ना कोई ऐसी लग्जेटिव देते हैं जिससे उसका पेट साफ हो जाए। तो सबसे बढ़िया कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पेशेंट को त्रिफला बड़े आराम से चला सकते हो। त्रिफला कषाय दे सकते हो, फलत्रिकादिक्वाथ दे सकते हो, इस तरह की काफ़ी चीज़ें आप दे सकते हैं, ठीक है। मृदु विरेचन दे सकते हैं, मृदिका वगैरह से भी विरेचन दे सकते हो। तो फलत्रिकादिक्वाथ है, आरोग्यवर्धनी है, मंडूर के योग हैं, तिक्त औषधियों से सिद्ध घृत के प्रयोग कर सकते हो। महातिक्त घृत, पंचतिक्त घृत, हालांकि ये सब चीज़ें जो घृत दोगे तो बहुत थोड़े थोड़े घृत दिया जाता है, घृत ज़्यादा नहीं दिया जाता और विदाउट घृत भी नहीं रखा जाता है। अब जैसे मेरा पेशेंट है तो उसको चूँकि अगस्त में प्रॉब्लम हुई थी तो इस बार आएगा। अब बच्चा है तो आपको पता है बच्चे के बस का रोग नहीं होता महातिक्त घृत का पान करा, क्योंकि वाकई बहुत कड़वा होता है। तो मैं सोच रही हूँ उसको दाढ़ीमाद घृत वगैरह थोड़ा सा पान के लिए दूंगी। और साथ में पित्त शामक चिकित्सा में मेरी जो प्लानिंग है बच्चे के लिए वो आमल की और एसटी मधु दूंगी। और देखती हूँ कुछ और की ज़रूरत पड़ेगी तो दूंगी पाचक वगैरह में से, अदरवाइज़ कुछ नहीं दूंगी। हो सकता है इतने से ही काम चल जाए। एकल द्रव्य में कुटकी है, कालमेघ है, सब लीवर पर काम करते हैं। आपको पता है भृंगराज है, पुनर्नवा है, भूमि अमल की बहुत बढ़िया काम करती है। गुड़ची जी हमारी जिंदाबाद है ही। अब उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम है कि गुड़ची सोरस नहीं पी पाता है, अदरवाइज़ गुड़ची सोरस में देती है ना बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। क्योंकि गुड़ची जो है कि आपकी रस धातु पर भी काम करती है, रक्त धातु पर भी बहुत बढ़िया काम करती है, बहुत बढ़िया रसायन है ये। ज्वर हर का भी गुड़ची काम करती है ना, लीवर पर काम करती ही करती है। तो जब इतना, और यूरिनरी सिस्टम पर भी आपको मैं बताऊँ किडनी के पेशेंट्स में मैंने काफ़ी यूज़ करा है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गुड़ची काम करती है। और भूमि अमल के में तो हेपेटाइटिस के विषाणु हर गुण पाए जाते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी कोई भी हो तो उसमें आप भूमि अमल की यूरिनेरिया जो है चला सकते हो। प्रॉब्लम क्या होता है, मेरे पास क्रूड फॉर्म में दवाएं मुझे कम मिल पाती हैं तो मुझे कॉम्बो ही मार्केट वाले यूज़ करने पड़ते हैं। कुछ ही चीज़ें मेरे पास फ्रेश हैं, जैसे गिलोय मैंने लगा रखी हैं, या एरंड मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़ा है। कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ कुछ पारिजात लगा रखे हैं, है ना, नीम वगैरह है ही सेंटर पर, सब सारी चीज़ें। कुछ कुछ प्लांट्स हैं, कुछ कुछ नहीं हैं, जैसे बटांकुर वगैरह सब लगा रखा है। तो आचार्य चरक ने घृत योगों का दिया, तो घृत योग में पक्का सी बात है, आप महातिक्त है और पंचतिक्त घृत इस तरह के घृत यूज़ कर सकते हो। हालांकि आजकल इसके टैबलेट भी मार्केट में आ चुके हैं, ठीक। और लेकिन दीपन पाचन करके ही देना, अग्नि को और मंद नहीं कर देना, क्योंकि स्नेह द्रव्य भी थोड़े से पित्त क्षारक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं वो करना है, मतलब बहुत ज़्यादा घृत नहीं देना, बट देना है। सरसों का तेल वगैरह मना रहेगा। क्यों मना रहेगा? क्योंकि सरसों का तेल आपका पित्तवर्धक होता है। तो पुनर्नवा का पत्र, गुड़ची पत्र, पालक, लौकी, बथुआ, मूली, कच्चा पपीता, कच्चा केला, आंवला, दाडिम मतलब अनार, मुनक्का, अंजीर, सेव, पका पपीता, पुराना चावल, गेहूं, जौ, मूंग, अरहर, मसूर, परवल, चौलाई, गोघृत, गोदूत, तक्र इत्यादि पथ्य है। अब मेरा जो पेशेंट था शुरुआत में मैंने उसको दूध पीने के लिए मना किया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाता पीता था। तो मुझे था कि उसके अंदर कीड़े भी हैं, क्योंकि खुद ज़्यादा ही खाता था। और उसके पहले जो उसका हेतु था उसमें था कि 2-2 लीटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल डेली पी गया था पहले। उसके दादाजी ने डेली उसको जंक फूड खिलाया था, तो सारा पित्तवर्धक आहार विहार का हेतु था, तो वो मैंने सारा बंद कराया था। मुझे लगता है, और घर में उसके मदर और फादर भी बहुत ज़्यादा इधर उधर उल्टा पुल्टा खाते थे, कभी मैगी खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर से बच्चे ने खाया पिया तो फिर से तकलीफ़ हुई। हालांकि मैंने उनको बोला था कि 6 मंथ मिनिमम हम परहेज कराएंगे, उसके बाद सोचेंगे कि कुछ करने की ज़रूरत है कि नहीं है। और जितने भी विदाई पदार्थ होंगे, गुरु पदार्थ, सरसों का तेल, उड़द, पान, गरम मसाला, राई, दीवा सौंफ, अग्नि और धूप का सेवन, धूमपान, स्वेदन, मैथुन, क्रोध करना, मार्ग चलना और सभी पित्तवर्धक आहार व्यर्थ। मात्रा अधिक तैल व घृत त्याज्य है, मात्रा से ऊपर नहीं देना है। तो ऐसे पेशेंट की, जैसे मान लो लौकी की सब्जी बना रहे तो घी में बना देना, लेकिन बहुत ज़्यादा घी में नहीं बनाना है कि जो अपने यहाँ पंजाब में कल्चर है कि सरसों का साग बनाया दबाकर घी डाला, वैसे नहीं। बहुत ही ठीक ठाक सा, बहुत ही सुपाच्य खाना खाएंगे, क्योंकि कामला में सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि लीवर काम नहीं कर रहा है और आपकी बॉडी में लीवर 80% वर्क करता है। तो बेचारे को रेस्ट नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा।
सामान्य चिकित्सा पत्रक में निदान परिवर्जन कराएंगे, पूर्ण विश्राम करेंगे तो यथोचित आहार व्यवस्था होगी। आरोग्यवर्धिनी हमारे कामला जी में बहुत अच्छी से काम करती है क्योंकि उसमें कुटकी है ना, आरोग्य का वर्धन करती 2/1 माशा। तो ये बड़ों के लिए है, आप बच्चों के हिसाब से बच्चों को चला सकते हैं। हालांकि उस बच्चे को मैंने आरोग्यवर्धिनी नहीं चलाई थी क्योंकि नॉर्मली मैं बच्चों में रस औषधियों से बचती हूँ, बच्चों को मैं रस औषधियाँ नहीं चलाती हूँ। शायद ही किसी बच्चे को आज तक चलाई हो, अदरवाइज नहीं चलाया, ठीक है। फिर रात्रि में उसको गोदूध के साथ देना है क्योंकि अंदर अब चीज़ें जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं तब प्रॉब्लम आती है। तो गोदूध के साथ में दीजिए, मतलब गोदूध जब रहेगा तो आरोग्यवर्धिनी रुक्षता नहीं करेगी, ठीक है। और वैसे भी जो वातज वाले वगैरह पेशेंट्स हो, बहुत जीर्ण शीर्ण हो ना, तो उनको आरोग्यवर्धिनी आप दूध के साथ दीजिए करिए। और मैं आपको बता दूं, यहीं से मुझे याद आ गया बता दे रही हूँ, SGOT SGPT जब बहुत बड़ा होता है तो आरोग्यवर्धिनी को आप तुलसी और अदरक सोरस के साथ दीजिए, तब फिर वहाँ से बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं, ठीक है। फलत्रिकादिक्वाथ दे सकते हैं, फलत्रिकादिक्वाथ भी बहुत बढ़िया काम करता है। बच्चों में आरोग्यवर्धिनी नहीं देना चाहते हैं तो आप फलत्रिकादिक्वाथ दे सकते हैं सुबह शाम, ठीक है। 4 तोला की मात्रा लिखिए, बच्चों में आप इसको 5 ml से भी शुरू कर सकते हैं। 4 तोला मतलब 2 के 40 ml की मात्रा इन्होंने लिखा। उसके अलावा त्रिफला, गुड़ची, वासा, पत्र, कुटकी, चिरायता, नीम की छाल को लेकर इनका काढ़ा बना लीजिए, वो दे सकते हैं। कुछ भी नहीं हो तो आपके पास 2-3 चीज़ें तो बड़े आराम से मिल जाती, गुड़ची मिल जाता है, त्रिफला मिल जाता है, नीम की छाल मिल जाती, चिरायता बड़े आराम से पंसारी दुकान पर मिल जाता है। हालांकि वासा भी मिल जाता है, कुटकी भले नहीं मिल पाते, कुटकी भी पंसारी की दुकान पर आयुर्वेदिक वाले के यहाँ जरूर मिल जाएगी, तो उसके साथ दे देंगे, पेशेंट को पिला देंगे तो उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। त्रिफला कषाय सुबह सुबह पान करने के लिए कामला के पेशेंट्स को आप दे सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। शतावरी मंडूर यूज कर सकते हैं, धात्री लौह यूज कर सकते हैं, ठीक है। धात्री लौह को दीजिए, दिन में 2 बार दीजिए, गोघृत और मधु के साथ में दे दीजिए। उसके अलावा कुटकी, कालमेघ, अमृता, भूधातु इन्होंने लिखा, पता नहीं भूधात्री पता नहीं, भूधात्री उन्होंने भूमि अमल के लिए लिखा, भृंगराज, पुनर्नवा, इन सब एकल द्रव्यों का भी यूज कर सकते हो। और फाइलेंथस यूरिनेरिया जो है इन्होंने एमएरएस वर्ड लिखा, मुझे यूरिनेरिया वर्ड याद है। तो किडनी के केस में भी चूँकि बहुत बढ़िया काम करती है। तो हेपेटाइटिस बी के जो भी वायरस होते हैं उनको मतलब नष्ट करने का काम करती है। तो और इम्यूनो मॉडलाइजिंग है या इम्यूनो मॉडुलेटर की तरह भी बहुत बढ़िया काम करती है। गुरुचीसड आपकी बहुत बढ़िया रसायन है, तो बहुत अच्छे अच्छे द्रव्य हैं, आप यूज कर सकते हैं। और हर पेशेंट का कंसेप्ट जो होता है आयुर्वेद का ना, पुरुषम विच्छिम वाला होता है। तो पेशेंट की प्रॉपर केस टेकिंग करिए और प्रॉपर केस टेकिंग के बाद में डिसीजन लीजिए, तो आपको सारी चीज़ें बड़े अच्छे से पता चल जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब किसी की कोई क्वेरी हो तो बताएं आप लोग। बच्चा पार्टी।